गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको याद होगा जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ था और उसमें कुछ चीजें मैंने पढ़ी हुई, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा हुआ था, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा हुआ था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर हमने पढ़ा हुआ था और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको भी स्टडी किया हुआ था। आई होप कि वो चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी डाउट है, तो प्लीज आप जरूर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको रिपीट कर दूंगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि इंट्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीजें उसमें रह गई हैं। तो वो क्या चीजें रह गई हैं अभी उनको हम लोग देखना चाहते हैं। तो वो रह ये गया है कि जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन है, तो इसमें रह गया है मेरा ये पढ़ने को कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आपने एडिशन पढ़ लिया मैट्रिसेस का, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हमें पढ़ना है कि अगर हमें एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, ये हमने देखना है। ओके, तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट आर्टिकल है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो जैसे आपने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था तो उसमें देखा कि एक कंडीशन होनी चाहिए, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही एडिशन कर सकते हैं मैट्रिसेस का, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली इन सब्ट्रैक्शन यू हैव सीन दैट इफ देयर इज सम कंडीशन, कि अगर वो कंडीशन फॉलो होती है मैट्रिसेस में तो हम सब्ट्रैक्ट और अंक का डिफरेंस निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिसेस का, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले जानना यह है कि एक्चुअली व्हाट आर द कंडीशंस कि जिनके होने पर ही आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं मैट्रिसेस का। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। तो यहां मैं लिख देता हूं कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन होगी उसकी, ये हमने देखना है। सब जो कंडीशन, जो मेन कंडीशन है वो यहां पर ये देखनी है आपको। जैसे आपको ए और बी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो आपको देखना ये पड़ेगा, जैसे आप ऑर्डर सबसे पहले चेक कर लीजिए कि ए का ऑर्डर क्या है और बी का ऑर्डर क्या है। जो दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है उनके ऑर्डर्स क्या है। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी होगी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी, भाई ए और बी को जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो आप ए पहले लिखोगे, बी आप बाद में लिखोगे। तो ए जो पहले लिखा है फिर एक बाद में लिखा हुआ है, तो जो मैट्रिक्स पहले लिखी होगी उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आप देख लीजिए और जो बाद में लिखी होगी उसमें नंबर ऑफ रोज देख लीजिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तो ऐसी सिचुएशन पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपको परमिशन मिल जाएगी कि एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करें। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है उसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स should be equal to the number of rows in second matrix, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से यहां पर आप देख लीजिए
जैसे आप जिन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप ए और बी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो जो पहली मैट्रिक्स लिखी होगी नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता मैट्रिसेस का। ठीक है, तो अब जैसे ये तो हुई बात की क्या कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फिर आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं। अच्छा, इसके बाद ये भी है कि अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर जो मैट्रिक्स मिलेगी वो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी। ए का ऑर्डर कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे कि ए का ऑर्डर है m इंटू एन का ऑर्डर है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास b है, और इस मैट्रिक्स b का ऑर्डर जो है वो है n इंटू पी, ये ऑर्डर है, और a और b इन दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखना क्या है आपको, मैंने क्या बोला आपको, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, आपको याद होगा किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में पहले जो लिखा होता है नंबर ऑफ रो होता है, बाद में जो लिखा होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है फर्स्ट मैट्रिक्स में। सेकंड मैट्रिक्स में मुझे रो देखना है, तो इसमें देखो सेकंड मैट्रिक्स में जो पहले लिखा होता है दिस इज नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी एंड p इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी। तो ये नंबर ऑफ रोज है मैट्रिक्स बी में। तो फर्स्ट वाली में हमने कॉलम देखे, सेकंड मैट्रिक्स में हमने रो देखे और देखा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं देन वी हैव गॉट अ परमिशन, देन वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिसेस, कि हम दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप एक बार फिर से यहां देख सकते हैं बेटा, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखा होता है उसमें पहले रो लिखी होती है, बाद में कॉलम लिखा होता है। तो ये रो नंबर है, ये कॉलम नंबर है ए मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स का ये रो नंबर है, ये कॉलम नंबर है। But for multiplication, we should check the number of columns in first matrix. So the number of columns in first matrix is n, and the number of rows in the second matrix are n. दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए हमको परमिशन मिला कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स वी कैन फाइंड आउट ए बी। ओके, तो इसका मतलब हम ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे यहां मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, ए बी मिलेगा। अब जब ये ए बी मिलेगा तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसके ऑर्डर को मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं तो आपको जो इसका ऑर्डर मिलेगा इसमें ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा m क्रॉस p। तो ए बी एम इंटू पी ऑर्डर आपको मिलेगी। जो ए बी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर m इंटू पी का होगा। उसमें ए बी में नंबर ऑफ रोज होंगे m और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे p। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि a हमारे पास एक मैट्रिक्स है विच हैज द ऑर्डर m इंटू n। b एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू p है। a में m रोज और n कॉलम्स हैं, b में n रोज और p कॉलम्स हैं। According to the condition of matrix multiplication, number of columns in first matrix would be equal to number of rows in the second matrix. So the number of columns in first matrix are n and the number of rows in the second matrix are n. इसमें कॉलम्स का नंबर और इसमें रोज का नंबर दोनों आपस में इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं होते, बाई चांस अगर ये इक्वल नहीं होते तो हम दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। ओके, अब अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, हमें वी ए बी मिल जाएगा, बिकॉज हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग ए एंड बी, सो वी हैव गॉट ए बी। ओके, अब जो ये ए बी मिलेगा मुझे उसका ऑर्डर क्या होगा, तो n से n मैच कर रहा है तो m इंटू पी, जो बचेंगे उसमें m इंटू पी इस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। मींस जो ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर m इंटू पी होगा, उसमें m रोज होंगे और p कॉलम्स होंगे उसमें। ओके, अब जैसे इसी पर बात ये करें हम, अगर थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसी में मैं अगर b को पहले लेता, a को बाद में लेता, तो b का ऑर्डर है b m क्रॉस p।
ये b है, a का ऑर्डर हमारे पास है m इंटू n ऑर्डर है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई हम करते और फिर से मुझे ए बी मिलता, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। होके क्या आएगा वो तो बाद की बात है, वो तो जब हमें परमिशन मिलेगी तो कर पाएंगे ना, वो बाद की बात है। पर पहले तो यही पता लगाना चाहिए कि क्या हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, आप चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं p और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं m। ओहो, और आपने देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों नॉट इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। अगर ये दोनों, और यहां दोनों एक दूसरे के कैसे थे, यहां दोनों एक दूसरे के इक्वल थे तो हम मल्टीप्लाई कर पाए। यहां ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो जो ए बी होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देयरफॉर, सॉरी ए बी नहीं, बी ए, जो बी होगा, क्योंकि बी और ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ए बी तो कर पा रहा है। तो यहां पर लिख देंगे बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहां पर मल्टीप्लाई होके बी ए मिलेगा, फिर उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये तो बात ही नहीं हुई यहां पर, क्योंकि बी ए एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा यहां, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ही नहीं हुए। ठीक है, और यहां नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इसमें इक्वल हो गए, इसलिए यहां परमिशन मिल गई, और परमिशन मिली तो m क्रॉस p का आपको मिल गया जो ए बी है। लेकिन बी ए में, बी में नंबर ऑफ कॉलम्स, ए में नंबर ऑफ रोज, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स वी कांट मल्टीप्लाई b टू a। हम b को a से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है b को a से मल्टीप्लाई करना। ओके, सो आई होप कि मल्टीप्लाई जब दो मैट्रिसेस का करने जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये भी पता चल गया कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिलेगी। अब कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूं, आप उससे देखिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहां पर ले लेता हूं, मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A B C D। ये मैट्रिक्स हमारी 2 इंटू 2 ऑर्डर की है। एक मैट्रिक्स हमारे पास B है, उसको आप कुछ भी ले सकते हैं, आप A B C D E F G H, इसका देखेंगे तो ऑर्डर आपको मिलेगा 2 इंटू 3 का ऑर्डर मिलेगा, आई एम सॉरी 2 इंटू 3 का ऑर्डर मिलेगा। अब हमको अगर वी आर आस्क्ड टू फाइंड ए बी, अगर हमको ए बी फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है कि फाइंड ए बी, और अगर ये भी कह दिया जाता है कि बी ए भी फाइंड करो, बी ए भी फाइंड करो, अगर एग्जिस्ट करता है तो, एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता, एग्जिस्ट करने पर ही आप ये दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी अगर फाइंड आउट करना है, फॉर ए बी, अगर आपको ए बी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और ए बी को कैसे चेक करोगे, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज आपको देखनी है। तो आप देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स आप देखेंगे तो 2 मिलेगा आपको, आप देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। इसके बाद नंबर ऑफ रोज देख लीजिए, नंबर ऑफ रोज इन बी, बी में कितनी रोज हैं, तो बी में आप देख रहे हैं 2 रोज हैं, तो आप देखा नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, नंबर ऑफ रोज इन बी ये भी 2 है, तो दोनों इक्वल हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर, देयरफॉर दोनों इक्वल है ना, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, फॉर बी ए, अच्छा अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा तो उस ए बी का ऑर्डर क्या होगा,
तो यहां पर मैं ले लेता हूं ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर कितना आएगा। तो आप देखिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि इसमें कॉलम्स और इसमें रोज अगर मैच कर गई हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो इससे आप इसको मैच करके देखिए, 2 into 3 का ऑर्डर आएगा, 2 into 3 ये ए बी का ऑर्डर मिलेगा, जो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको मैट्रिक्स ए बी मिलेगी। तो ये तो हो गई ए बी की बात। अब हम थोड़ा सा बी ए के बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या बी ए हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब पहले बी और बाद में ए अगर रखेंगे तो क्या उनका मल्टीप्लाई हो सकता है। तो बी ए के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, जो पहली मैट्रिक्स होगी उसमें कॉलम का नंबर चेक करना है, हमेशा याद रखना है। पहली मैट्रिक्स में कॉलम, ऑर्डर बताते वक्त पहली मैट्रिक्स में रो लिखना है। ऑर्डर के लिए मैट्रिक्स का रो पहले लिखना है, कॉलम बाद में लिखना है। बट एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते समय पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज चेक करना है। थोड़ा सा यहां पर कंट्रोवर्सी है, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। तो फॉर बी ए के लिए हम बी में क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, आप देखो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। ओके, तो बाद वाली मैट्रिक्स दूसरी वाली कौन सी है, ए, तो इसमें रोज चेक करेंगे, नंबर ऑफ रोज इन ए में कितनी रोज आएंगी आप देख लो, ए में आप काउंट करके देखोगे 2 रोज मिलेंगी, और हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। यहां पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब बी ए एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो उसके ऑर्डर का डिस्कस करना ही क्यों मुझे, ठीक है। तो यहां से मैंने ये समझाया कि कब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, और अगर होगा तो क्या ऑर्डर मिलेगा। अब होगा ही नहीं तो ऑर्डर की तो डिस्कशन करनी नहीं ना हमको। ओके, अब अभी तक तो हम केवल ये डिस्कस कर पाए हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, केवल हम ये समझ पाए हैं। अब बात ये करते हैं कि अगर हो गया मल्टीप्लिकेशन तो कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, तो ये ए और बी है मेरे पास, मैं एक बार फिर से इन दोनों मैट्रिसेस को नोट कर लेता हूं जरा। मैट्रिक्स ए है मेरे पास, दैट इज ए बी सी एंड डी। इसका ऑर्डर जो मैंने लिखा था वो 2 into 2 का ऑर्डर है। दूसरी मैट्रिक्स जो बी हमने ली थी वो है ई एफ जी एच आई और जे। इसका ऑर्डर 2 into 3 का है, 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, सी डी ई एफ जी एच। अच्छा, सी डी से स्टार्ट कर दिया है, चलिए वही ले लेते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी से स्टार्ट कर लेते हैं, सी डी ई एफ जी और एच, ऐसे। अब पहले में ए बी सी डी, दूसरे में सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ जी एच। ओके, वही वाली मैट्रिसेस मैंने ले लिया, और बी ए तो क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो बी ए तो नहीं करेंगे, ए बी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ए बी करते हैं मल्टीप्लाई। जब ए बी करेंगे तो आपको याद होगा लास्ट मैंने अभी स्लाइड में आपको दिखाया कि उस समय ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो 2 into 3 का आएगा। उसका मतलब 2 उसमें रोज रहेंगी और 3 कॉलम्स रहेंगे। देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड फॉर ऑर्डर। ऑर्डर बताने के लिए पहले रो बताते हैं, बाद में कॉलम बताते हैं, क्लियर। मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए पहली मैट्रिक्स में कॉलम चेक करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स में रो चेक करते हैं। तो यहां थोड़ा सा उल्टा है, आप ध्यान से रखिएगा इसको। तो 2 into 3 का मैट्रिक्स हमको ए बी मिलेगा। अगर ए बी 2 into 3 का मैट्रिक्स मिलेगा तो ऐसी सिचुएशन पर फॉर योर कन्वीनियंस यू शुड मेक अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बी ऑफ ऑर्डर 2 into 3। सबसे पहले आपको ए बी एक 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लेना चाहिए।
वो भी जनरल रिप्रेजेंटेशन। आपको याद होगा मैंने 3.1 के इंट्रोडक्शन में जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाना बताया है। 2 into 3 का बनेगा, 2 रोज होंगी, 3 कॉलम्स आएंगे, A12 A13, दिस इज A21 A22 A23। तो ये हमने कैसे बना लिया, केवल हमको ये मालूम हो गया कि A और B को मल्टीप्लाई करने से 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, तो मैंने 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन यहां पर प्रिपेयर कर लिया है। ये देखिए, इसका ऑर्डर 2 into 3 का रहेगा। ओके, ठीक। तो मैं फिर से याद दिला दूं, पिछली स्लाइड में मैं केवल आपको यह बता रहा था कि मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो आगे की बात ही करना खत्म हो गया। अगर हो सकता है तो उसका ऑर्डर क्या होगा ये बताया। अब यहां पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहता हूं कि अगर AB 2 into 3 का मैट्रिक्स मिलेगा तो वेरी फर्स्ट यू शुड मेक द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 लाइक दिस। ओके, ठीक है। अब अगर ये हम कर सकते हैं, कर लिया मैंने, तो अब इसकी वैल्यू कैसे बनेगी देखिए, ध्यान दीजिए। यहां पर बहुत गौर से आपको ध्यान देना है। आपकी एक छोटी सी गलती मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो बहुत ध्यान से देखिए। ओके, चलिए करते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। यहां पर एलिमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं इसी से आपको समझा दूंगा। यहां पर लिखा हुआ है A11। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ये A11 लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। 1 1, ये रो है, ये कॉलम है। रो पहली मैट्रिक्स का लेना है, कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का लेना है। तो पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। देखिए मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है। यह तरीका होगा मल्टीप्लाई करने का आपके, ठीक है। और जब A12 आएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि जब A12 आएगा तो उसका मीनिंग क्या होगा। तो भैया जब A12 आएगा मेरे भाई, तो आपको करना ये है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ले लेना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ले लेना है। जब A13 आएगा तो क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट रो ही रखना है, पर सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम लेके उनको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, ठीक है। सो आई होप कि ये बात तो आपको पता चल गई, समझ में आया। अब देखते ये हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। आइए, A11 पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। इसके A को हम C से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके B को हम F से मल्टीप्लाई करेंगे। ACBF, तो यहां पर आएगा AC प्लस BF, ये मल्टीप्लाई होके आएगा। देखो, हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लिया, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ले लिया, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लिया, सॉरी। अब इस तरह से ये यहां पर मल्टीप्लाई होके बना। देखिए, अब इसको आप हटा सकते हैं यहां से, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, देखिए जब हम इस एलिमेंट पे आएंगे यहां पर A12, तो यहां पर हमको करना यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है, लेकिन सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ले लेना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो AB को DG से मल्टीप्लाई करना है और यहां लिखना है A को मल्टीप्लाई करना है D से, देन इट विल बिकम AD, और B को मल्टीप्लाई करना है G से, तो ये हो जाएगा BG। क्लियर? अच्छा, अब इसको भी हटा देते हैं यहां से जरा हम। देखिए, इसके बाद इस एलिमेंट को जरा आप देखिए, A13 आ गया। A13 फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विथ थर्ड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम लेना है। इसका मतलब है फर्स्ट रो के साथ
इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि पहली मैट्रिक्स की पहली रो को आप उठा लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को आप पकड़ लेंगे और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके हर कॉलम में बारी बारी से आप मल्टीप्लाई करवाते चले जाएंगे जब तक सारे कॉलम्स में मल्टीप्लाई नहीं हो जाता। फिर एक बार सारी कॉलम्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट रो को आप छोड़ देंगे, फिर उसकी सेकंड रो को उठा लेंगे, सेकंड रो को पकड़ लीजिए और सेकंड रो को पकड़ के दूसरी मैट्रिक्स के हर कॉलम से करवा दीजिए मल्टीप्लाई। बस यही सिंपल प्रोसेस है। अदरवाइज जनरल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ आपको सामने बताता है, आप वहां से ले सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है, सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम लेना है और मल्टीप्लाई करना है ए को ई से। तो ए ई, मैं कलर वही रखता हूं यहां पर, ए को ई से करेंगे तो ये ए ई आ जाएगा, प्लस बी को एच से करूंगा तो ये बी एच आ जाएगा। बस इधर का तो हो गया, 2 into 3 की मिलेंगे, 3 कॉलम्स हो गए। अब रो 2 करनी है आपको। अब देखो, अब यहां पर हो गया, अब यहां पर आते हैं। तो इस एलिमेंट को भैया देखिए, इस एलिमेंट को जब आप देखेंगे तो आपको एक छोटी सी चीज यहां दिख रही होगी, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। इस एक दिख रही होगी A21 लिखा हुआ है। अब 21 का क्या मतलब है? 21 का मीनिंग ये है बेटा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो लीजिए, सेकंड रो, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लीजिए। जो पहली मैट्रिक्स है उसका सेकंड रो लेना है आपको ये, और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लेना है आपको। ऐसे करिए मल्टीप्लाई, सी को सी से करिए तो सी स्क्वायर हो जाएगा बाई चांस यहां पर, तो आप कर लीजिए सी स्क्वायर प्लस, यहां डी को एफ से करना है तो ये डी एफ आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब इसकी बारी आ गई A22। A22 means again second row of first matrix and second column of second matrix। पहली मैट्रिक्स का देखो फिर से, सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स की सेकेंड रो के साथ दूसरी मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहां से हटाता हूं और अब इसके साथ करना है, इसका सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम। सी को किससे करेंगे? डी से, सी डी, प्लस डी को किससे करेंगे? जी से, तो डी जी। अब इसका आ गया नंबर A23, पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। तो पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, इसका सेकेंड रो इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सी को ई से करेंगे, इट विल बिकम सी ई, और डी को एच से करेंगे तो ये डी एच हो जाएगा। ये मैट्रिक्स हमारी आ गई है, आप देख सकते हैं 2 into 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। इसमें आप काउंट कर सकते हैं, 2 रोज हो गई और 3 कॉलम्स हो गए। सो दिस इज द प्रोसेस दैट हाउ कैन वी मल्टीप्लाई द 2 मैट्रिसेस, कि इस तरह से हम 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? सबसे पहले चेक करना है कि क्या हमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स देखिए, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स देखिए। अगर हो सकता है तो ये कॉलम्स इक्वल होंगे, तो इसका कॉलम इसका रो इक्वल होगा तो हो जाएगा, और ऑर्डर जो मिलेगा वो m इंटू पी मिलेगा। अगर इक्वल नहीं होंगे इसका कॉलम इसका रो, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब अगर आपको ये लगे कि एग्जिस्ट करता है, तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स आने वाला है पहले उस ऑर्डर का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए और फिर उसी से देख देख के आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं नंबर्स पे। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है यहां पर 1 2 3 4, ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स हमारे पास B है, इसको भी मैं छोटा मैट्रिक्स ले लेता हूं, 5 6 7 8 ऐसे ले लेता हूं। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 into 2 का इसका भी ऑर्डर है। मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉलम्स 2 हैं और इसमें रोज 2 हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, A और A into B आ जाएगा। तो करते हैं A into B। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिलेगा? ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या मिलेगा? इन दोनों को मिला के 2 इंटू 2 ऑर्डर की मिलेगी। तो सबसे पहले 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बना लें, A11, A12, A21, A22, ऐसे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पर बना लिया। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A11 मीन्स पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। 1 को 5 से करिए 5 आ जाएगा, 2 को 7 से करिए 14 आ जाएगा। ओके, अच्छा अब A12 आया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से करना है, इसके सेकंड कॉलम से करना है फर्स्ट रो को। तो 1 को 6 से करना है 6 प्लस 2 को 8 से करना है 16। ओके, अब A21 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। देखिए ये सेकंड रो है, इसको मुझे इसके फर्स्ट कॉलम से करना है। तो देखिए ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। 3 को 5 से करेंगे 15, 4 को 7 से करेंगे 4 7 जा 28। अब A22 इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम चाहिए मुझे, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम इसका चाहिए मुझे। आप देखिए इसका सेकंड रो और उसका सेकंड कॉलम चाहिए, कर लीजिए मल्टीप्लाई। 3 को 6 से करेंगे 18 प्लस 4 को 8 से करेंगे 4 8 से 32, ऐसा। और इसका जो ऑर्डर आएगा कितना आएगा? 2 इंटू 2 का। बस कैलकुलेशन कर देनी है आपको। 14 प्लस 5 19, 16 एंड 6 22, 28 और 15 43 आ जाएगा। 8 5 13, 2 1 3 1 4, 8 2 10 3 1 4 1 5 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ A इंटू B। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो B इंटू A भी एग्जिस्ट करता है, पर आप आई होप कि मुझे आपको ये समझ आ गया होगा, इसलिए आप BA ट्राई कर सकते हैं निकालना। ये था मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको इतना कन्वीनियंट तरीके से बताया जाए, इतना आसानी से बताया जाए कि आप उसके मल्टीप्लाई को आपको जरा सा भी डिफिकल्ट ना लगे, आपको बड़ी आसानी से हो जाए। ये भी बताया मैंने, उसके बाद मल्टीप्लाई करके दिखाया, उसके बाद एक एग्जांपल हमने नंबर्स पे लिया, वो भी करके दिखा दिया। आप इसको ट्राई करिएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो बताइएगा मुझे। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरीके से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर की प्रॉपर्टीज पढ़ी। सिमिलरली अगर दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो भी हमने यहां स्टडी करनी है। तो चलिए वन बाय वन हम उनका स्टडी करते चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं आप, लेकिन अगर कम्यूटेटिव लॉ देखना ये है कि क्या मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है कि नहीं करता। तो मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है, दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लीकेशन, ये कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए कंपलसरी नहीं है कि ये ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल ही आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर मुझे लिख देना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन of matrices, multiplication of matrices may exist, multiplication of matrix exist may be commutative, I'm sorry, may be commutative, may be commutative or may not be commutative, may not be commutative। मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लाई है मे बी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो भी सकता है और मे नॉट बी कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव नहीं भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। मींस
जरूरी नहीं है कि ए बी हर वक्त बी ए के इक्वल आएगा ही। ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है, बी ए के इक्वल नहीं भी हो सकता है। समटाइम्स ए बी इज इक्वल टू बी ए, बट नॉट ऑलवेज। पर यह कंडीशन हमेशा फॉलो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में बी कम्यूटेटिव और में नॉट बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हो भी सकता है और कम्यूटेटिव नहीं भी हो सकता है। मींस कभी तो ए बी बी ए के इक्वल आ जाएगा, बट नॉट ऑलवेज, कभी कभी आ जाएगा, हमेशा नहीं आ सकता। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है कि नहीं करता। तो मैं आपको बताता हूं कि जो एसोसिएटिव लॉ होता है मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन वो फॉलो करता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो एसोसिएटिव लॉ, फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस होता है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, व्हाट इट मींस? इट मींस अगर आप ए को बी और सी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप ऐसे देखिए, अगर आप ए को बी इंटू सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू वही आएगी जितना पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके तब सी से मल्टीप्लाई करने में मिलती है आपको। तो जब आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद उसमें ए से मल्टीप्लाई करिए, उसकी कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद उसे सी से मल्टीप्लाई करिए, उसकी भी अपनी कोई वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज आपस में कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी। और इसीलिए मैंने लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो एसोसिएटिव लॉ। जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी आपको देखने को आ रही है वो है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होगा ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है? तो यहां पर देखने वाली बात यह है, मैं इसके बारे में भी लिख देता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे ऐसे होता है ए बी प्लस सी कहीं पर लिखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन पर हम ए को बी से भी और ए को सी से, दोनों से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ए को बी से अगर हम करते हैं तो ये ए बी आ जाएगा, प्लस ए को सी से करते हैं तो ये ए सी आ जाएगा। पर याद आपको ये रहे कि हम ए को बी से करेंगे और ए सी ही लिखेंगे। अगर ए पहले और बी बाद में तो मैं बी ए नहीं लिखूंगा इसको, ए पहले सी बाद में तो सी ए नहीं लिखना, आपको लिखना ए सी ही है, ओके। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट अगर आप ऐसे करें, जैसे a प्लस बी के साथ c को मल्टीप्लाई करें तो आप c को भी a और b में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ये। पर ध्यान रहे अगर a आगे है c पीछे लिखा हो तो a पहले ही लिखना चाहिए आपको। तो ये ac प्लस bc ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ओके। तो लेकिन ध्यान रखें ऑर्डर का, आप ए सी ही लिखना है, आपको सी ए नहीं लिखना बदल के इसको। बी पहले है सी बाद में तो बी सी ही लिखना है, आपको सी बी नहीं लिखना कभी। ये याद रखना, जो पहले उसको पहले लिखना है, जो बाद में है उसको बाद में ही मुझे लेना है।
अच्छा, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम एक कोई भी मैट्रिक्स अगर मेरे पास है तो उसको किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि हमारे आंसर में पहली वाली ही मैट्रिक्स आती रहे, तो जो दूसरी वाली मैट्रिक्स होगी उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। जैसे आप देखिए यहां पर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसमें मैं किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि वही मैट्रिक्स मुझे मिल जाए, यही मिल जाए। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, आपको याद होगा इसके बारे में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पढ़ा था जब हम एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे उस वक्त। तो अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमको ए ही मिलता आती है। और ऐसा अगर हम आइडेंटिटी को पहले लिख लें और ए को बाद में लिख दें तब भी वो ए के इक्वल आती है। तो आई हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स मुझे मिलता है, चाहे आप उसको बाद में लिख के करिए चाहे पहले लिख के करिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है और यहां पर आई जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। हियर I is the multiplicative identity, multiplicative identity, multiplicative identity of any matrix, of any matrix। किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है। ओके, आप चाहे इससे करोगे, आप एक ही जगह बी ले लो तो वो बी इंटू आई आपको बी मिल जाएगा और आई इंटू बी भी आपको बी मिल जाएगा। ओके, आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज 5 नंबर, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या किसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस होता है? तो आंसर इज यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका क्या मीनिंग हुआ? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो उसमें किसी एक ऐसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमें आइडेंटिटी मिल जाए। कोई भी मैट्रिक्स लाके उससे मल्टीप्लाई कर दें और मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो जो मैट्रिक्स लाके मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी एक मैट्रिक्स ए इनवर्स हो सकती है, ए का इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल हो सकता है। तो अगर ए में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे आई मिल जाएगा, और यही चीज तब भी हो सकता है जब ए इनवर्स को हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आई ही मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन पर ए इनवर्स विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, सो ए एंड ए इनवर्स बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो सकते हैं। सो आई होप दैट यू आर able to understand all the properties related to multiplication of matrices। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज आप जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या मुझे इस पे पढ़ना है। नेक्स्ट में मुझे ये पढ़ना है, नेक्स्ट स्लाइड पे, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। यहां पर मुझे ये समझना है, देखो आर्टिकल का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, देखो लेकिन जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसको पढ़ के एक बात को तो पता चलता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, कि हम दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं
और ऐसा करने से मुझे एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाती है। क्या करते हैं हम? टू नॉन जीरो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। टू नॉन जीरो मैट्रिसेस को आपस में हम प्रोडक्ट करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाती है। ऐसा मुझे यहां पर आर्टिकल में बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको याद दिलाता हूं, थोड़ा सा देखिएगा। आपने जो रियल नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन में देखा था, फॉर रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन, फॉर रियल नंबर्स मल्टीप्लीकेशन, रियल नंबर के जो मल्टीप्लीकेशन आपने किए हैं अभी तक, उसमें आपने देखा था कि अगर a और b, if a and b these are the two real numbers and their product is equal to 0, अगर a और b दो रियल नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है, then it is sure, then surely if either, then surely either a is equal to 0 और b is equal to 0। देखिए अभी तक हम लोगों ने यही देखा हुआ है रियल नंबर्स के कैलकुलेशन में कि अगर रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इफ वी हैव टू रियल नंबर्स a and b and their product is equal to 0, then surely it is clear that either a will be 0 और b will be 0। या तो a 0 के इक्वल होना चाहिए या तो b 0 के इक्वल होगा। मतलब दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, सो कंपल्सरीली a या b में से किसी ना किसी को तो 0 होना ही चाहिए। और अगर दोनों रियल नंबर में कोई भी 0 नहीं है ना, कोई भी 0 नहीं है, तो याद रख लीजिए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी 0 हो नहीं सकता। ये हमने अभी तक स्टडी किया हुआ है। फिर से मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं, दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, सो कंपल्सरीली उनमें से किसी एक नंबर को तो 0 होना ही चाहिए। अगर दोनों नंबर 0 नहीं है, अगर दोनों ही नंबर 0 नहीं है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कभी 0 आ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स के केस में कैसा होता है, मैं इसको यहां पर रख देता हूं। मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है, जैसे यहां पर क्या देखा कि अगर a और b में से कोई भी 0 ना होता, ना a 0 है ना b 0 है, तो a b 0 आ ही नहीं सकता कभी। ना a 0 है ना b 0 है, तो a इंटू b कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। बट मैट्रिक्स के केस में ये होता है कि a भी 0 नहीं है, a 0 मैट्रिक्स नहीं है, b भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मैट्रिक्स आ जाती है। कैसे, चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, सपोज वी हैव वन मैट्रिक्स 0 0 a b, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 एंड वी हैव ऑल्सो अ मैट्रिक्स b जिसमें कुछ भी ले लीजिए, सी डी ले लेते हैं, सी डी 0 0। आप देखिए इसका भी ऑर्डर 2 into 2 का है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। आप देखिए, दिस इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। ये एक जीरो मैट्रिक्स नहीं है बेटा, एंड दिस इज ऑल्सो अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ओके, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो ना तो a 0 है ना b 0 है, तो रियल नंबर के मुताबिक, रियल नंबर के अकॉर्डिंग अगर a और b 0 नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो ही नहीं सकता कभी रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग। बट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिस डज नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता है। अगर a 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, आप देख तो सकते हैं ना a 0 है ना b 0 है, पर अब हम a b को मल्टीप्लाई करके आपको दिखाएंगे। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। ए की जगह पर मैं लिखूंगा 0 0 a b इंटू बी की जगह पर मैं लिखूंगा c d 0 0। आप देखिए, करिए मल्टीप्लाई। अभी आपने किया था, ये भी 2 into 2 का, ये भी 2 into 2 का, तो ये दोनों मिल गए, मल्टीप्लाई हो सकता है।
तो जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो क्या आएगा, 2 इंटू 2 का ऑर्डर आएगा, 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स भी उसमें आएंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स आएंगी, तो ये A11, A12, A21, A22, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए देखो मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन यहां पर लिख दिया है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 को C से करेंगे 0 प्लस A को 0 से करेंगे 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है हमको, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है। 0 को D से करोगे तो 0 प्लस A को 0 से कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, अब फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों से कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अब हम इसकी सेकंड रो को उठा लेंगे और पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। इसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे वही करना पड़ेगा। इस रो को इस कॉलम से करिए, 0 को C से करेंगे 0 आएगा, प्लस B को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मैंने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। नाउ इट इज टाइम टू मल्टीप्लाई सेकंड रो टू सेकंड कॉलम, सेकंड रो टू सेकंड कॉलम। सो 0 को D से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और B को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। और ये देखिए 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। अब आप देख सकते हैं AB इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0। अब आप समझ गए ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। और आप देख सकते हैं बेटा ये बड़ी स्ट्रेंज चीज है कि ना तो हमारा A मैट्रिक्स 0 था, इट इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, B is also a non-zero matrix, but AB is a zero matrix. तो A और B में से कोई भी जीरो नहीं था, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि AB जो हमने निकाला वो एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो यही चीज इसमें समझाना चाहते थे। मैं एक बार फिर से जल्दी से आपको बता देता हूं। अभी तक रियल नंबर्स के केस में अगर आपने देखा होगा तो ये देखा होगा कि अगर दो रियल नंबर्स में दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, सो कंपल्सरली या तो A 0 होना चाहिए और या तो B 0 होना चाहिए। और अगर A और B में से कोई भी 0 नहीं है, A और B दोनों नॉन जीरो हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी नॉन जीरो ही आएगा, कभी 0 नहीं हो सकता। बट इन द केस ऑफ मैट्रिक्स we are seeing that if A is a non-zero matrix and B is also a non-zero matrix, but AB is a zero matrix कि A एक non-zero matrix होगा, B एक non-zero matrix होगा, पर A और B को मल्टीप्लाई करने से एक जीरो मैट्रिक्स मिल सकती है। ये इस आर्टिकल में हमको समझना था। तो अब आगे से रियल नंबर का जो केस होता तो वो यहां इंप्लीमेंट नहीं होता है। आपको याद रखना है कि A अगर एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, B भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट A और B का मल्टीप्लिकेशन एक जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ये पॉसिबल है। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा, मैं एक समरी आपको लिख देता हूं। A इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स, and B is also a non-zero matrix, non-zero matrix। लेकिन ऐसा हो सकता है, but it may be possible, it may be possible that AB is a जीरो मैट्रिक्स। ये पॉसिबल हो सकता है, जो कि रियल नंबर के केस में पॉसिबल नहीं था। ओके, तो ये हमने कर लिया लास्ट आर्टिकल आज का। और आज के इस लास्ट आर्टिकल के साथ एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। एक तो पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें, क्या कंडीशन है, कैसे करना है उनको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कब होगा कब नहीं हो सकता है, होगा तो ऑर्डर क्या मिलेगा, नहीं होगा तो अब तो बात ही खत्म हो जाती है उसकी। इसके बाद मैंने एग्जांपल्स भी आपको करके दिखाए इस तरह से। इसके बाद दूसरा पढ़ा था हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसकी 5 प्रॉपर्टीज हमने यहां पर देखी हैं। आपको अगर जरा सा भी डाउट लगता है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। इसके बाद सबसे लास्ट में हमने पढ़ा
जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, कि अगर आपके पास रियल नंबर में दो नंबर्स नॉन जीरो हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक नॉन जीरो नंबर ही आता है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता। मैट्रिक्स के केस में यह भी हो सकता है कि ए भी नॉन जीरो हो और बी भी नॉन जीरो हो, बट ए बी एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए। मैंने आपको करके दिखाया यहां पर एग्जांपल लेकर के, ठीक है। सो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स आल्सो। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अवर शेड्यूल सबसे पहले हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जो 3.2 से पहले हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज इतना ही रखते हैं मैथमेटिक्स में। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं बार बार हमेशा की तरह कहना चाहूंगा कि टेक केयर ऑफ यू, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।